नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके विशेष परिप्रेक्ष्य से हम यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। हालांकि ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, जिसका एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा इस बार कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि पिछले सेशन में हमने जो है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का सेक्शन पढ़ा था। इसके बाद हमने जो है लैंग्वेज का सेक्शन के अंतर्गत हमने हिंदी को पढ़ा था और ये हमारा सब्जेक्ट डोमेन होगा। डोमेन सब्जेक्ट इन द सेंस कि जैसे कि हम अगर बीएससी करते हैं तो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा। बीए करते हैं तो मान लीजिए हम उसमें 6 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जिसमें से मैं मान लीजिए कि हिस्ट्री मैंने चुन लिया, ज्योग्राफी मैंने चुन लिया या पॉलिटिकल साइंस, ऐसे तरीके से हम चुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये बीए की तैयारी आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो बीए वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये उनका डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे हिस्ट्री को कराया है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं बात करूँ तो इसमें टोटल आपके 50 प्रश्न हैं। 50 में से आपको 40 करने हैं। हर क्वेश्चन सही पर 5 नंबर आपको दिया जाएगा, माइनस मार्किंग 1 नंबर है, -1। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैं बात करूँ तो ये टोटल मार्क्स को होगा जो 200 मार्क्स का होगा। ठीक, इसमें मैं बात करूँ तो ओवरऑल तो देखिए जो हिस्ट्री का पेपर आपका होता है इसमें जो चीजें होती है वो आपकी पॉलिटी से भी कुछ चीजें पूछी जाती है, संविधान से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ चीजें जो है आपसे पूछी जाती हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ में आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको दिया जाएगा एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे पढ़िएगा। पैराग्राफ पढ़ने के बाद उससे कुछ आंसर जो होंगे 4-5 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो कुल मिला के बड़ा इजी पैटर्न होता है, लेकिन जो बेसिकली हिस्ट्री का होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ में जो मॉडल पेपर है उसको डिस्कस करते हैं तो बड़े अच्छे से अच्छे मार्क्स आप यहाँ पे पा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया तो हो सकता है कि आपका मार्क्स जो है कम भी आ जाए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में भी करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो सेशन है उसको हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम आज स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2022 में, प्लस जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा आप देखेंगे यहाँ पे। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है सारी चीजें हम देखेंगे भी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वो हरियाणा से संबंधित है। तो देखिए बनवाली जो है हमारा ऑप्शन सी जो है ये कहाँ से है, हरियाणा में, हरियाणा जिले में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा राज्य में पड़ता है। अब बनवाली के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझने का बात करें। देखिए अगर हमारा जो आंसर सही होगा बनवाली होगा। अब बात किया जाए तो देखिए इसका कार्यकाल पूछा जाए, माफ कीजिएगा, इसका समय अवधि पूछी जाए तो समय अवधि के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो समय है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। यह सभ्यता जो है वो सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से। अगर वहां पे बात करें कुछ महत्वपूर्ण स्थान तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलीवीरा और रंगपुर, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। अब आपसे पूछ लेगा कि चूड़ियां कहाँ मिली थी, किस जगह पे अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, ठीक है, चावल के अवशेष कहाँ पे मिले हैं। तो इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे के आने वाले प्रश्नों को इसको हम डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान में घग्घर नदी पर हड़प्पा स्थल है। ध्यान दीजिएगा कि कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, पहला बात। ठीक, कालीबंगा में सबसे पहले जुते हुए खेत मिले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक है लेकिन इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। लोथल जो है वो गुजरात में है, ये भोगवा नदी के भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, और बात करें, चलिए ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था तो हमने देख लिया। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्घर नदी के किनारे, यहाँ पर पहले जुते हुए खेत मिले हैं। दूसरा लोथल जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी पर स्थित है, इसमें बंदरगाह के प्राप्ति स्थल पर यहाँ पे बंदरगाह मिले हैं। ठीक है, बंदरगाह क्या होता था, जब नदी से हम कोई सामान लेके आते थे तो बंदरगाह वहीं पे डिपोर्ट करते थे। ठीक है, नदी के किनारे, वही चीजें यहाँ पे बताया गया है। अब आगे वाले वाले क्वेश्चन पे हम देखेंगे। सेकंड हमारा नंबर क्या है, इनमें से कौन सा हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का स्रोत है, यानी कौन सा हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का स्रोत है, यानी तांबे का स्रोत कहाँ पर मिला है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको रखना है, याद रखना है कि साउथ इंडिया में जो है कर्नाटका में, माफ कीजिएगा राजस्थान यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा वासियों को तांबे का स्रोत जो है राजस्थान में मिला है। ठीक है, राजस्थान में मिला है। तो आइए इससे संबंधित थोड़ा सा चीजें भी देख लेते हैं। राजस्थान के खेतड़ी जो क्षेत्र है ये तांबे के लिए फेमस है। ठीक,
और बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं। राजस्थान में खेतड़ी जो क्षेत्र है ये तांबे के लिए फेमस था। ठीक है, और मैं बात करूँ इसका अगला प्रश्न जो हमारा है, ये तीसरा नंबर था हमारा। और दूसरा नंबर हम यहाँ पे बात करें तो हड़प्पा वासियों को सोना कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो हड़प्पा वासियों को सोना जो है वो दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ था, कर्नाटक से बेसिकली। तांबे कहाँ से मिले थे, राजस्थान में मिले थे। और सोना कहाँ से मिला है, ये दक्षिण भारत से मिला है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दक्षिण भारत में भी अगर पूछा जाए स्पेसिफिक जगह तो कर्नाटक से प्राप्त होता है। ठीक, अब याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, टीन कहाँ से मिला था, अफगानिस्तान और ईरान में मिला है। सोना कहाँ से मिला है, दक्षिण भारत कर्नाटक से मिला है। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मिले हैं, तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में कुछ अवशेष मिले हैं। बेसिकली आपको याद रखना है टीन अफगानिस्तान और ईरान, सोना कर्नाटक से मिला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मिले हैं। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन केंद्रों में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पाई गई हैं। यानी जो हड़प्पा सभ्यता था, जो शिल्प उत्पादन केंद्र थे, वहां पर कौन सी चीजें जो है वो पाई गई थी। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए, जैस्पर, स्फटिक और क्वार्ट्ज, ये तीनों जो है वो हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन पे पाए गए थे। ये क्वेश्चन जो है टफ कैटेगरी में आता है, आई नो। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे माफ कीजिएगा, इसमें चारों चीजें पाई गई थी। ठीक है, कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक और कार्ड्स, ये चारों चीजें यहाँ पे पाई गई थी। ठीक, और इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बहुत चीजें जूझना नहीं है। जो बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, यहाँ पे अगला हमारा पॉलिटी का स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ये पेपर है हिस्ट्री का ही, लेकिन इसमें पॉलिटी का भी सेगमेंट शामिल किया गया है। 5वां नंबर आपका प्रश्न है, क्या पूछा गया है कि संविधान का कच्चा खाका संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। यानी संविधान जो है सभा द्वारा कब पारित किया गया था, लागू नहीं पूछा है, कब पारित किया गया था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। खाका कब बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, अर्थात ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बात किया जाए इसमें, तो इसमें मूल संविधान में बात किया जाए तो मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद, इस बात को ध्यान रखना है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ये चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है, ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन था। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें तो अगला हमारा जो है, संविधान सभा के कितने सत्र हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता, लेकिन ये इसमें दिया गया है, पूछा भी गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कितने सत्र हुए थे, तो 11 टोटल कुछ सत्र हुए थे। ठीक, इसमें कितने समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, 11 सत्र हुए थे इनके बीच में। यहाँ पे बात किया जाए, काफी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपको, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, इसे अंग्रेजों ने इसे स्वीकार कर लिया था। 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पहली बात तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसकी योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके साथ ही मैं बात करूं, 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव दिया था। पहली बार अगर बात किया जाए तो 1934, बात किया जाए अगस्त प्रस्ताव की 1940, अगर वहीं बात करें 1946 में, तो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत संविधान सभा का गठन या चुनाव किया गया था। ये चीजें आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगला है हमारा 7वां नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है। मसौदा समिति के अध्यक्ष के बारे में आप बात करें तो बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। बात करें तो इस सदस्यों की बात करें मसौदा समिति के, अल्लादी कृष्णामाचारी स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला खान, बी.एल. मीटर और डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनको भी ध्यान रख लेना है। बाकी आपको मेनली याद रखना है यही कि बी.आर. अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। चलिए ठीक है, आगे बात करें तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, मसौदा बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी माफ कीजिएगा 24 जनवरी 1950 को इसमें अपने हस्ताक्षर किए। और संविधान सभा 26 संविधान दिवस अगर बात किया जाए तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष
26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, किस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है? तो डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में आपसे पूछा है, तो ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। अब इसे क्यों मनाया जाता है? इस दिन को द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त को डायरेक्टर एक्शन डे घोषित किया था। ठीक है, बस याद रखिएगा इतना ही कि डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को आया था। डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसे घोषित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न की बात किया जाए, गेटवे ऑफ इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 10वां नंबर हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया को स्वागत के लिए बनाया गया था। किसके स्वागत के लिए? तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, अगर बात किया जाए तो इस प्रवेश के मुख्य वास्तुकार जॉर्ज वीटेट थे। इसका निर्माण 1911 में हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है। पहली बार गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के द्वारा, मतलब पत्नी के वेलकम के लिए बनाया गया था। अगला बात की जाए तो 10वां नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प जो है वो सही नहीं है। देखिए, बात करें, कलकत्ता की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, ये बात सही है। 3 प्रेसिडेंसी शहर थे जिसमें अंग्रेज ने भारतीयों में कई नई वास्तुशिल्प रचनाएं पेश की थी। अंग्रेजों ने भारत में कई नई वास्तुशिल्प रचनाएं पेश की थी, जबकि 16वीं शताब्दी में सूरत के बंदरगाह का पतन हो गया था। ये बात गलत है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये बात करते हैं इससे संबंधित, अगर हम यहाँ पे तथ्यों की बात करें, देखिए मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता गांवों के अंग्रेजों के नाम पर ही थे, जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापारिक चौकियां स्थापित की थी। भारत के साथ व्यापार में यूरोपीय कंपनियों की बढ़ती शक्ति के कारण 18वीं शताब्दी के अंत तक सूरत के बंदरगाह में गिरावट आई, इसलिए विकल्प 2 गलत है। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी है, इसको आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर के विकास के लिए लॉटरी कमेटी कलेक्ट फंड बनाई गई थी? यानी किस शहर के विकास के लिए लॉटरी कमेटी कलेक्ट फंड बनाया गया था? ठीक है, ये क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसी से लिया गया है और आपका सिलेबस भी उसी के हिसाब से तैयार किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो लॉटरी कमेटी कलेक्ट फंड कब बनाया गया था, किस शहर के विकास के लिए बनाया गया था, तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये है ऑप्शन बी, यानी कलकत्ता शहर के विकास के लिए लॉटरी कमेटी कलेक्ट फंड बनाया गया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए ठीक, अगला हम बात करें, लॉटरी कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, वही सेम जो है इसमें रिपीट क्वेश्चन किया गया है, तो कलकत्ता के विकास के लिए। अगला 14 नंबर हमारा है। 14 नंबर हमारा क्या है कि विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किसे बाध्य किया गया था? इसमें क्वेश्चन जो है, हाँ, विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किसे बाध्य किया जाता था, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं है। ठीक, चलिए इसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। 1857 आई थिंक होगा। चलिए ठीक है, कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट है। कानपुर में 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसके नेता आपसे पूछे गए हैं, तो कौन नेता थे ये आपसे पूछा गया है। तो नाना साहब जो थे वो 1857 के विद्रोह के नेता थे। कहाँ के? कानपुर के। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बात किया जाए तो नाना साहब ने कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वह मराठा साम्राज्य के 14वें पेशवा थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीजें यही इंपॉर्टेंट है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? नाना साहब थे। ठीक, अगला बात करें तो बिरजिस कद्र किसके छोटे पुत्र थे? ये बहुत गंदा है। ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें रटने वाली हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको खुद डिस्कशन करा दूंगा। 16 नंबर का जो है नवाब वाजिद अली शाह के जो बेटे का नाम क्या था? बिरजिस कद्र। हालांकि इसका कोई परिपेक्ष नहीं बनता, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो मिलाया गया था 1856 में। ठीक, 1856 में। वही अगला प्रश्न की बात किया जाए तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब घटनाएं आपसे पूछी गई हैं, घटनाएं कब हुई थी इसके बारे में आपको बताना है।
मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया था। अवध पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। लखनऊ की उभरी हुई नक्काशी थॉमस जोन्स बारकर द्वारा चित्रित की गई थी। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। देखिए, तो पहले अवध पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया गया था, अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था। ठीक, अगर हम इससे पहले बात करें 1856 में, 1856 की ये घटना है, बाकी सब घटनाएं जो है वो 1857 की घटनाएं हैं। लेकिन अब यहाँ पर डेट का भी अंतर होता है। अवध पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, इसके बाद मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, इसके बाद बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया, और लास्ट में लखनऊ की उभरी हुई नक्काशी थॉमस जोन्स बारकर द्वारा चित्रित की गई। ठीक है, अब हम इसका डेट भी एग्जैक्ट हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट डेट की यहाँ पे बात किया जाए तो 7 फरवरी 1856 को अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। ठीक, वहीं बात किया जाए तो बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह उसके बाद की घटनाओं में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। और 10 मई 1857 को आधुनिक उत्तर प्रदेश में मेरठ छावनी में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। मंगल पांडे, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा भी था। ठीक है, कारतूस जो लगे थे उनको दांत से जो है निकालने के लिए बात किया गया था, उसमें मंगल पांडे ने अकेले विद्रोह कर दिया था। अगला हमारा है 19 नंबर प्रश्न, हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, हमारा 19 नंबर है, इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है, आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है, नाना साहब तात्या टोपे के दत्तक पुत्र थे, ये बात गलत है। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे, ये बात सही है। जो तात्या टोपे थे वो नाना साहब के सेनापति थे। वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। ठीक, कलकत्ता से निकाल दिया गया था वाजिद अली शाह को। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत 7 राज्यों पर कब्जा कर लिया था, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही होगा। देखिए, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। जो नाना साहब थे वे बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, इस बात को आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न बात करें तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नाना साहब का 1857 के विद्रोह में शामिल होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। यानी नाना साहब जो है 1857 विद्रोह में किसके कारण जो है वो शामिल हुए थे। तो अंग्रेजों ने इन्हें पेशवा बाजीराव द्वितीय की पेंशन देने से मना कर दिया था। ठीक है, पेंशन बंद कर दी थी, इसकी वजह से नाना साहब 1857 की क्रांति में शामिल हो गए थे। ठीक, इसको ध्यान रखना है। ये तथ्य हैं जो कि आप एक बार देख लेंगे तो एग्जाम हॉल में जब आप चीजें देखेंगे तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रिकॉल करेंगे तो बड़े आसानी से याद आ जाएंगी, या ऑप्शन देख के याद आ जाएंगी। ठीक है, 21 नंबर हमारा बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुगलों की मातृभाषा थी। मुगलों की मातृभाषा तुर्की थी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि फारसी को मुगल दरबार की दरबारी भाषा के रूप में किसने बनाया था। तो फारसी को मुगल दरबार की दरबारी भाषा के रूप में किसने बनाया था, यानी फारसी जो थी वो मुगल दरबार की भाषा कब बनी, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है अकबर। तो ऐसे कुछ नया इनोवेशन तो अकबर ही करते थे, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, अगला है 23 नंबर, इनमें से कौन सा शहर मुगल दरबार की राजधानी नहीं रहा है। मुगल दरबार की राजधानी आपसे पूछा गया, दिल्ली तो हर बार रही है, आगरा भी रहा है, लाहौर भी रहा है, कलकत्ता नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये संबंधित तथ्य हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दिल्ली, आगरा, लाहौर और फतेहपुर सीकरी, ये ऐसे 4 क्षेत्र थे जो कि उस समय दिल्ली की राजधानी थे मुगल काल के दौरान, लेकिन कलकत्ता कभी नहीं बना। ठीक, अगला हम अपना बात करते हैं 24 नंबर हमारा, 24 नंबर हमारा क्या है कि एक लेखन कक्ष जहां सम्राट की पांडुलिपियों का संग्रह संरक्षित किया गया था। तो कौन सा ऐसा, उसे क्या कहा जाता है, पुस्तकालय, किताब खाना, कारखाना या किला। कारखाना तो कहा नहीं जाएगा, किला तो भी कहा नहीं जाएगा, पुस्तकालय या किताब खाना। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जहां सम्राट की पांडुलिपियों का संग्रह संरक्षित किया जाता है उसे हम किताब खाना कहें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये चीजें तथ्य वाली चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको रट लेना है। ठीक है, हाँ, इसको आप याद रखे रहेंगे तो एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो चीजें आपको वापस से तुरंत याद आ जाएंगी। अगला हमारा है प्रश्न 25 नंबर हमारा है कि उर्दू निम्नलिखित में से किन भाषाओं का मिश्रण है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी और फारसी का जो है मिला जुला रूप क्या है, वो है उर्दू। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी और फारसी। ठीक, अगला हम बात करें तो 26 नंबर हमारा प्रश्न है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था।
तो आदि ग्रंथ का संकलन आपसे पूछा गया है, तो अर्जुन, गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल थे। विट्ठल किस भगवान के अवतार के रूप में जाने जाते हैं? तो विट्ठल मंदिर है जिसके देवता जो है वो विट्ठल भगवान को माना जाता है। ये आपसे पूछा गया है कि ये भगवान विट्ठल जो है किसके अवतार माने जाते हैं, तो ये विष्णु के अवतार माने जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था और किसके द्वारा कराया गया था? देवराय द्वितीय के द्वारा कराया गया था। वह विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक देवराय द्वितीय थे, जिनके द्वारा विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और विट्ठल किस भगवान के अवतार के रूप में जाने जाते हैं? तो विट्ठल जो है वो विष्णु भगवान के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 28 नंबर की बात किया जाए, 28 नंबर हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी यात्री 17वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था? तो फ्रेकोई बर्नियर जो था वो 17वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था, फ्रांसीसी यात्री। ठीक है, बाकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को से संबंधित है? ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मोरक्को से इब्न बतूता आया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कैटेगरी में शामिल करूंगा। इब्न बतूता का पूरा नाम यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी यात्रा का विवरण जो है अरबी में लिखा गया पुस्तक रेहला में प्रकाशित हुई है। ठीक है, अरबी में ये भाषा में लिखते हैं और उनकी पुस्तक का नाम है रेहला। ठीक, इब्न बतूता जो था वो कब भारत आया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो इब्न बतूता की अगर बात किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। कौन? इब्न बतूता। ठीक है, इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। बात करें 30 नंबर की हमारा यानी 30 नंबर, किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किताबुल हिंद किसने लिखा था, ये आपसे पूछा गया है। तो किताबुल हिंद अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये काफी बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अल-बरूनी ने किताबुल हिंद लिखा था। ठीक, चलिए जो थे वो हमने देख लिया। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर हमारा है कि इब्न बतूता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे बड़ा शहर था? तो दिल्ली शहर जो है इब्न बतूता के हिसाब से, ठीक है, इब्न बतूता ने बताया था रेहला में कि जो दिल्ली शहर था वो सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सांची का स्तूप आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर अवस्थित है। ठीक, तो सांची का स्तूप आपसे पूछा गया है, 32 नंबर हमारा है। तो ये भोपाल के समीप अवस्थित है, भोपाल में अवस्थित है सांची का स्तूप। ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सांची का स्तूप भोपाल। अगला है हमारा 33 नंबर हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भोपाल की बेगम नहीं थी? ठीक है, तो भोपाल की बेगम इनमें से कौन सी नहीं थी आपसे पूछा गया है। तो शाहजहां और सुल्तान जहां बेगम ये दोनों बेगम थी भोपाल की, जबकि नूरजहां बेगम ये नहीं थी। ठीक है, इसको आप स्किप भी करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन नूरजहां बेगम इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम अगर आता है बता दीजिएगा। बौद्ध धर्म की नई परंपरा को क्या कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बौद्ध धर्म की नई परंपरा को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपको पता होगा कि हीनयान और महायान में दो परंपराओं में बटा था बौद्ध धर्म। ठीक है, और जैन धर्म में क्या था? श्वेतांबर दिगंबर। और मैं बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महायान। ठीक है, महायान जो होगा इसका नई परंपरा को कहा जाता है बौद्ध धर्म के। और इसमें बात किया जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म एक भारतीय धर्म है जो गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर आधारित है। ठीक है, 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच उत्पन्न हुआ था बौद्ध धर्म, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग 1900 साल पहले बौद्ध धर्म एक नया रूप विकसित हुआ जिसे महायान बौद्ध धर्म कहा जाता है। ठीक है, हीनयान और महायान, पहले हीनयान था फिर इसके बाद महायान आया। अब इसके बाद बात किया जाए तो बौद्ध धर्म इस आधुनिक रूप में मथुरा और तक्षशिला में बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, हीनयान और महायान में बाद वाले जो बाद में विकसित हुआ उसे महायान कहते हैं। ठीक, और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। ये इनकी शिक्षाओं का एक संकलन है और 6ठी से 4थी शताब्दी के बीच में जो है इसका उत्पन्न हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला 35 नंबर हमारा है। 35 हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? जैन धर्म की शुरुआत ऋषभ देव ने की थी, ये बात सही है, हमने पढ़ी भी है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
अंगार में जैन धर्म की शिक्षा दी गई थी, ये बात गलत है। जैन धर्म ने अपना संदेश फैलाने के लिए, देखिए, नहीं नहीं, देखिए, जैन धर्म ने अपना संदेश फैलाने के लिए संघ की शुरुआत की थी। तो संघ की शुरुआत यहाँ पे की थी। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए, नहीं नहीं, जैन धर्म ने अपना संदेश फैलाने के लिए संघ की शुरुआत नहीं की थी, इसको ध्यान रखना है। अंगार में जैन धर्म की शिक्षा दी गई थी, ये बात सही है। तो जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव ने की थी, पहली बात सही है। दूसरी बात क्या है कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ये भी बात सही है। अंगार में जैन धर्म की शिक्षा दी गई थी, तो ये तीनों कथन सही है। लेकिन चौथा वाला कथन जो इसमें बताया गया है कि जैन धर्म ने अपना संदेश फैलाने के लिए संघ की शुरुआत की थी, ये बात गलत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए, अंगार में जैन धर्म की शिक्षा दी गई थी। संघ की स्थापना मूल रूप से गौतम बुद्ध द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था। तो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखना है आप, जैन धर्म के लिए नहीं, ये बौद्ध धर्म के लिए था। बात किया जाए 36 नंबर हमारा क्या है, 36 नंबर है कि 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक इनमें से कौन सा शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, सबसे महाशक्तिशाली जनपद कौन था? तो मगध था। ठीक, मगध, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो मगध जो है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो मगध में हर्यक वंश के बिंबिसार और अजातशत्रु और नंद वंश के महापद्मनंद जैसे कई शक्तिशाली नेता हुए, राजनेता हुए। ठीक है, शासक हुए। चलिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बाकी चीज़ें हम अगर अगली वीडियो में हम देखेंगे तो उसको डिस्कशन करेंगे भी हम। ठीक है, अगला प्रश्न हम यहाँ पे बात करते हैं। 37 नंबर हमारा क्या है, 37 नंबर हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, सबको पता होगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हम बात करें मौर्य साम्राज्य के बारे में, आपको कथन दिया गया है और कथन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी कथन सही है। तो इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 12th की एनसीईआरटी पढ़े हैं कि नहीं। कथन वाले सब्जेक्ट जो होते हैं टफ होते हैं। अब आप जब इसके बारे में, जब आपको विस्तार पूर्वक नॉलेज रहेगा तभी आप इसका जो है दे सकते हैं आंसर, अदरवाइज इसमें आप चूक भी सकते हैं। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में आपसे पूछा गया है कि विचार प्रस्तुत किए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, 38 नंबर हमारा पूछा गया है, इस साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, सही बात है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा, यह भी बात सही है। अशोक ने 321 ईसा में नहीं लिखा था। ठीक है, अशोक ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी, ये बात गलत है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, अभी हमने देखा है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया था, ये भी बात सही है। तो साम्राज्य के 5 प्रमुख राज्य केंद्र थे। ठीक है, साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा, यह भी बात सही है। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया था, यह भी बात सही था। ठीक है, संघमित्रा को जो है, अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था अशोक ने। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा, इसको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बाकी चीजें सही हैं। वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट हुआ है जो कि हमने अभी देखा था। तो नवाब वाजिद अली शाह जो है, इनके छोटी पुत्र का नाम क्या था, बिरजिस कद्र। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, क्या भरोसा किया ही जाए, ये पिछले साल पूछा गया था ये एग्जाम में। अगला हमारा है 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो पहले सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होना, विद्रोह की शुरुआत और रानी की उद्घोषणा। ठीक, तो सती प्रथा पहले उन्मूलन हुआ था। इसके बाद की घटना की हम बात करें तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित होना। ठीक है, सती प्रथा पहले उन्मूलन हुआ, फिर इसके बाद विधवा का जो है पुनर्विवाह का अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद विद्रोह की शुरुआत हुई और फिर रानी की उद्घोषणा हुई। अब इसको एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे, 1 2 3 4, ये सीरियल क्रम में लगाया गया है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पे कि सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में हुआ था। 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल सती विनियमन 1829 पारित किया, जिसमें पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को अवैध बना दिया। राजा राम मोहन राय ने निरंतर प्रयासों के कारण 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा बंगाल की प्रेसिडेंसी के तहत, ठीक है, राजा राम मोहन के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को, ठीक है, ये कराया गया था। और बात किया जाए तो 1515 तक गोवा में पुर्तगालियों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसको आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को ये पारित किसके द्वारा किया गया था? उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे
वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, लेकिन इसमें योगदान किसका था? तो राजा राम मोहन राय का। ठीक है, 4 दिसंबर 1829 को, ये डेट आपको याद रखनी है। अगला है कि विधवा पुनर्विवाह जो है 1852 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता की अगर बात किया जाए तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इससे संबंधित अगर अन्य तथ्यों की बात किया जाए तो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 की विद्रोह की शुरुआत बाद में हुई, और रानी की उद्घोषणा जो बताया गया था कि ब्रिटिश शासन की भावी नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें बताया गया था कि एक शाही भव्य दरबार का आयोजन किया गया था 1 नवंबर 1858 को। यहाँ लॉर्ड कैनिंग ने शाही उद्घोषणा भेजी, जिसमें घोषणा की गई थी कि रानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है 1858 में। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं घटनाओं। अगला है वही चीज़ें जो हमने कही थी कि इस तरीके से आपको जो है कंपैरिजन दिया जाएगा, कंप्रीहेंशन। ठीक है, कंप्रीहेंशन दिया जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे दिया जाएगा 41 से 44 यानी 4 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ा लिखा गया है ऋग्वेद के बारे में, इसके बाद एक साइड में आपको दिया जाएगा और आपको मिलान करना होगा। तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, तो उसको मैं मिलान नहीं करवाऊंगा क्योंकि वहाँ पे अनुच्छेद जो होंगे वो अलग होंगे, तो चीज़ें वही देखेंगे। आपको यहाँ से देखना है, फिर इसमें मिलाना है, फिर इसको पूरा करना है, देखना है, मिलाना है, पूरा करना है। ठीक है, ये फ्री के नंबर आपके हैं। इसके बाद भी 4 नंबर और एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 4 4 8 नंबर का, 4 4 8 नंबर का सिर्फ आपका यही आता है। ठीक है, मिलान करने वाला। और जरूरी नहीं कि 8 नंबर में से आप मान लीजिए कि 6 का आता है आपको, 2 का नहीं आता, तो 6 कीजिए, 2 छोड़ दीजिए, क्योंकि 50 में से आपको 40 करने, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगला हमारा है लास्ट सेकंड, हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए थे? ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1937 में जो है पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए थे। तो देख सकते हैं। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये आपसे पूछा गया है। लोग बेघर हो गए थे, सही बात है। लोगों ने अपनी सारी अचल और चल संपत्ति खो दी थी, सही बात है। सीमा विवाद इस विभाजन का मुख्य मुद्दा था, ये बात गलत है। महिलाओं का साथ दुर्व्यवहार किया गया था, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार भारत पाकिस्तान विभाजन के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के अलगाव शांति स्थापित करने का एकमात्र हल था। ठीक है, तो जो विभाजन का जो मुख्य कारण था वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो अलगाव था उसको शांति स्थापित करने के लिए किया गया था, ना कि विवाद मुख्य मुद्दा था। ठीक है, ठीक है, तो बस आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी जो भी आपका डाउट होगा तो मैं सोशल मीडिया आपको लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो आप डाउट पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हमारा बीएससी का भी आएगा। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट बदलते जाएंगे, बाकी जीके जीएस प्लस लैंग्वेज का जो होगा वो सबके लिए सेम ही होगा। तो लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज और अपना जो है लैंग्वेज का सेक्शन अपना, और साथ ही साथ में जो जीके जीएस का करंट अफेयर्स का वो आप चीज़ें देखिए। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट हम यहाँ पे पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जैसे मैथ पढ़ाएंगे, मैथ के बाद हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, इसके बाद ये अपना चलता रहेगा। लेकिन डोमेन सब्जेक्ट जो है उस पर तो हम फोकस करेंगे ही, लेकिन जो कंपलसरी है सबके लिए उस पर आपको विशेष स्तरों पर फोकस करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।